न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे एक खास मेहमान हैं। वे जेंडर न्यूट्रल के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्होंने एक फोरम बनाया है जिसका नाम है फेमस 498A। पूरा नाम जिस संस्था का है फोरम अगेंस्ट मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A। यानी यह कहा जा सकता है कि वे महिलाएं जो 498 के ए के तहत पतियों को फंसाती है, उसके मामले में एक संस्था बनाई है आपने और इसके बारे में काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक और बात यह कि हाल ही में हमारी केंद्र सरकार एक विधेयक ला रही है जिसके मुताबिक शादी के बाद अगर पति पत्नी में तलाक होता है, चाहे 1 महीने पहले में तलाक हो जाए, चाहे 50 साल में तलाक हो जाए, पति को अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, चाहे वो उसे पैतृक मिला हो, चाहे वो उसने खुद कमाया हो, चाहे उसने शादी के बाद कमाया हो, अपनी पत्नी के नाम करना अनिवार्य होगा। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जितने कानून हैं वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है बल्कि महिला हैं। क्या आपको लगता है दशोरा जी की भारत के कानून न्यूट्रल हैं? प्रकाश जी, हमारे हिंदुस्तान में यद्यपि धारा 14 जो है मौलिक अधिकार देती है, स्त्री पुरुष में समानता का अधिकार देती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी महिलाओं से संबंधित कानून बनाए जा रहे हैं सारे के सारे कानून लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित कानून हैं। ये जो नया कानून बनने वाला है ये भी पूरी तरीके से लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित कानून है, जिसमें आदमी के पूरी तरह से हाथ पैर बांध दिए जाएंगे और स्त्री के हाथ में नंगी तलवार लेकर के उसको युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। बहुत एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। पति पत्नी का रिश्ता हमारे भारतीय परिवेश में, भारतीय समाज में, भारतीय हमारा जो कल्चर है इसके अंतर्गत बहुत ही पवित्र रिश्ता माना गया है। हमारे यहाँ पर पति पत्नी के बीच जो शादी होती है उसे संस्कार की उपमा दी गई है और विदेशों में इसे समझौता यानी कि एग्रीमेंट का कहा गया। एग्रीमेंट कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। लेकिन हमारे यहां संस्कार तो 7 जन्मों के माने जाते हैं। अब यदि पति पत्नी एक है तो उनके बीच में तीसरा यानी कि चाहे कानून भी क्यों हो, यदि वो प्रवेश करेगा तो उस परिवार का तहस नहस होना अवश्यंभावी हो जाएगा। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह मामले बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच दूरी बनाने वाले? देखिए, महिला और पुरुष में भारतीय परिवेश में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, भारतीय संस्कृति में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं थी। जितने महिलाओं से संबंधित कानून बनाए जाएंगे, जितना महिलाओं को कथित रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी, जितना महिला सशक्तिकरण की बातें की जाएगी, उतना परिवार विनष्ट होगा, परिवार विखंडित होगा। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात ना की जाए? महिला सशक्तिकरण की बात तो की जाए, लेकिन किस तरह से? जो परिवार को तहस नहस कर दे, जो परिवार को बर्बाद कर दे, वो तो मैं नहीं समझता हूं कि महिला सशक्तिकरण की बात हो सकती है। देखिए, एक बात और जो रहीम ने कही है हमारे यहां पर, और बहुत सुंदर बात कही है। रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आप पति पत्नी के बीच में एक नया कानून घुसपैठ करके आप उनके बीच में एक गठान उत्पन्न करना चाहते। किसी भी पति को यह कतई स्वीकार नहीं होगा कि उसकी सैलरी स्लिप के अंदर यह लिखा जाए कि इसकी इतनी इनकम में से इतना पत्नी को दिया जाएगा। अरे भारतीय पति तो वैसे ही अपने सारा वेतन ही पत्नियों का है। हाँ, पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ये सारी चीजें वेस्टर्न कंट्रीज में ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में कतई जायज नहीं। ये बताइए, पिछले 1 साल में विवाहित महिलाओं ने करीब 63,000 विवाहित महिलाओं ने आत्महत्या की जी, जबकि पुरुषों ने, विवाहित पुरुषों ने जो आत्महत्या की वो आंकड़ा इसके लगभग दुगना 1,54,000 है। यानी 63,000 महिलाओं ने आत्महत्या की, शादीशुदा महिलाओं ने जी, और 1,54,000 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की, पारिवारिक कलह से तंग आकर मुख्यतः। तो क्यों इतना अंतर है? लेकिन हाँ, एक्चुअली क्या है, हमारे हिंदुस्तानी समाज में पुरुष को भाव शून्य माना गया है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। पुरुष भी भावुक है, उसके अंदर भी दिल है, वो भी भावनाएं, जिम्मेदारी, सारी चीजों का निर्वहन करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि नहीं, पुरुष है तो उसके अंदर तो कोई भावना नहीं, बेजान है, पत्थर की मूर्ति है ना। तो पुरुष के खिलाफ महिलाएं चाहे किसी थाने में जाकर के, कलेक्टर के साथ जाकर के, कहीं पर भी जाकर के सिर्फ झूठा आरोप भर लगा दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसके ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। उसको और उसके पूरे खानदान को, पूरे परिवार को
बंद कर दिया जाएगा। लेकिन पुरुष सारे सबूत लेकर के एक कांस्टेबल से लेके सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी तक भी जाएगा, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। ये जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के आपने रिकॉर्ड बताए हैं, ये उस कंडीशन में है जबकि पुरुष की कहीं पर सुनवाई नहीं होती है। यदि पुरुष जो प्रताड़ित है उनकी भी कायमी होने लगे तो शायद ये आंकड़ा आपको 5 गुना या 10 गुना दिखाई देगा। ये जो महिला अत्याचार और महिला शोषण और ये सारी बातें हैं, ये प्रायोजित है। ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, पाश्चात्य देशों के द्वारा प्रायोजित की जा रही है कि किस तरह से संयुक्त परिवार को विनष्ट किया जाए। पहले संयुक्त परिवार क्या हित है, वेस्टर्न हितों का, पश्चिमी सभ्यता का क्या हित जी? कारपोरेट कल्चर का यह कहना है कि पहले भारत के अंदर संयुक्त परिवार के अंदर 25 लोगों का एक ही मुखिया होता था। वही मुखिया तय करता था कि कहां से दाल आएगा, चावल आएगा, ज्वेलरीज आएगी, ये सब आएगी। उसका एक ही ग्राहक था और वो भी निश्चित तौर पर अपने गांव के जो किराने वाला या जो भी कुछ होता था व्यापारी, उसी को देता था। अब कारपोरेट कल्चर ने क्या किया कि पहले संयुक्त परिवार को विखंडित किया, 25 लोगों को तोड़ करके 5 नए परिवार बना दिए। अब उसको 5 नए ग्राहक मिल गए, ये भाई, ये भाई, ये भाई, ये भाई। अब वो 5 नए ग्राहक पैदा करने के बाद अब उसने जब जो है एकल परिवार को भी विखंडित करके जो है इट्स माई लाइफ, ये मेरा जीवन है, स्वतंत्र अस्तित्व, पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, ये बात आ गई। मतलब आज ये स्थिति हो गई कि पति का की इतनी कोई औकात नहीं है कि वो पत्नी को बोल दे कि भाई ये ही कपड़े आएंगे, ये चीजें आएंगे, न वो अपने बच्चों से या बच्चे से कुछ पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से उसने उस 25 के परिवार में से जो एक उसका ग्राहक था उसको तोड़ करके पूरे 25 नए ग्राहक पैदा कर लिए, और ये वेस्टर्न के द्वारा प्रायोजित हो रहा है। तो महिलाओं की आजादी आपको खल रही है? महिलाओं की आजादी के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूं, महिलाओं को आजादी इन कानूनों से नहीं मिल रही है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्यों अपनी मर्जी के कपड़े पहन लिए, अपनी मर्जी की ज्वेलरी ले ली, अपनी मर्जी के पब में चले गए, तो ये स्वच्छंदता हो गई? देखिए, स्वतंत्रता हमेशा मर्यादित होती है और स्वच्छंदता या उच्छृंखलता, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। आज इन कानूनों के कारण महिलाएं उच्छृंखल हो गई है और स्वच्छंद हो गई है। पुरुष उच्छृंखल नहीं है? पुरुष भी कुछ मायने में उच्छृंखल है, ऐसा नहीं है कि पुरुष भी उच्छृंखल नहीं है, लेकिन महिलाओं के कानून इतने सारे बना देने से स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हमें स्वच्छंदता मिल रही है। और तो क्या कानून क्या होने चाहिए? देखिए, कानून में मैं तो ये चाहता हूं कि न्यूट्रल जेंडर कानून होना चाहिए। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित एक भी कानून नहीं होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में मूल 2 अंतर है प्रकाश जी, आप गौर फरमाएं। नंबर 1 तो यह है कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर सेक्स मॉरलिटी यानी कि यौन व्यवहार में नैतिकता वाली बात कही गई है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में सेक्स मॉरलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। यौन व्यवहार को नैतिकता से नहीं जोड़ा गया। दूसरा हमारा प्रमुख अंतर है रिलीजियस मॉरलिटी। हमारे यहां पर धर्म को भी नैतिकता के साथ जोड़ दिया गया है। आज की पीढ़ी के अंदर आपको न तो सेक्स मॉरलिटी दिखाई देगी और न रिलीजियस मॉरलिटी दिखाई देगी। इसीलिए यह कारण बन रहा है कि शादी होने के दूसरे और तीसरे महीने तलाक आ रहे हैं। क्या यही स्वतंत्रता हम चाहते हैं इस देश में? एक आंकड़ा मिला था कि 1956 में देश में तलाक का 1 मामला चल रहा था। सही कहा। आज क्या हाल है? 1956 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर तलाक का 1 मुकदमा था, जबकि महिलाओं से पूरे देश में पूरे देश में महिलाओं से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं थे। महिला सशक्तिकरण नहीं था, महिला तथाकथित स्वतंत्रता नहीं थी। महिला की ये जो झंडे बैनर लेके जो महिलाएं संगठन जो भी करा करते हैं, जो भी करते हैं, भगवान जाने इनका क्या उद्देश्य है, वो कुछ भी नहीं थे। तब सिर्फ 1 मुकदमा 1956 में था और उसके बाद में महिला कानून, महिला सशक्तिकरण, महिला संगठन, महिला ये सब करने के बाद 5.5 करोड़ मुकदमे पूरे हिंदुस्तान के अंदर या तो चल रहे हैं या जीते गए हैं या हारे गए हैं। यही महिला स्वतंत्रता हमको चाहिए। और गत वर्ष में 22.5 लाख नए मुकदमे 1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2012 के बीच में कोर्ट में, न्यायालय के अंदर दाखिल। एक साल में 22.5 लाख। तो हम यही स्वतंत्रता चाहते हैं, यही महिला स्वतंत्रता है, यही महिला सशक्तिकरण है, या यही महिला की बात है? देखिए, आप एक पक्ष को पूरी तरह दबाते चले जाएंगे, दूसरे पक्ष को पूरा शस्त्र शस्त्रार से सुसज्जित कर देंगे और फिर बोलेंगे कि आप युद्ध लो। आप क्यों पति पत्नी के बीच में घुसपैठ कर रहे हो? जब मतलब पति जो है पत्नी को पीटे, कुछ नहीं कर सका, ऐसा कतई नहीं है कि पति कुछ नहीं। आप ये कैसे मानते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा जो है वो पत्नी ही पीड़ित होती है?
मैं आपको कई मेरे पास में ऐसे केस आए हैं जिसमें पत्नियां पूरी तरह से पति को नोच डालती है, खसोट डालती है, इवन उसके ऊपर लैंगिक हमला भी करती है, और वो जाता है पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, मेडिकल करवाता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये किसने बोल दिया कि सिर्फ पुरुष ही अपराध करता है? क्या अभी जो अनुराधा बाली और फिजा वाला प्रकरण वो पुरुष के द्वारा है? क्या गीतिका शर्मा कांड ये पुरुष के द्वारा है? क्या नीरा राडिया पुरुष है? या ये भोपाल का जो केस चल रहा है जाहिदा का और सबा का, ये सब पुरुषों ने किए क्राइम? ये सब महिलाओं ने ही क्राइम किए हैं। और मूल रूप से यदि देखा जाए तो जड़, जमीन और जोरू यही मुख्य कारण होता है फसाद का, अपराध का, षड्यंत्र का, सब कुछ का। और आप मूल जड़ को छोड़ रहे हैं और पत्ते पत्ते छांट रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये विदेशों के द्वारा इंटरनेशनल तरीके से पुरुषों को अपमानित करने, प्रताड़ित करने की इंटरनेशनल मुहिम है, जिसमें यह माना जा रहा है कि पुरुष हमेशा दोषी है और महिलाएं बिल्कुल साफ सुथरी। अच्छा, आपने सीआईए को इसमें दोषी नहीं बताया। आमतौर पर ऐसे मामले होते हैं तो विदेशी पूंजी, विदेशी ताकत, विदेशी चीजों के आरोप लगते रहे। बिल्कुल सही है, ये विदेशी संस्कृति का जबरदस्ती भारत के अंदर घुसपैठ। देखिए मैं आपको बताऊं, ये तथाकथित महिला अत्याचार, अन्याय, अनाचार की बात जो की जा रही है, ये एनजीओ के द्वारा प्रायोजित है। हिंदुस्तान के अंदर करीब 22,000 एनजीओ हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से संबंधित, यदि आप झूठे आंकड़े पैदा कर दो, झूठे सर्वे पैदा कर दो, सर्वे बना बना के उनको दे दो कि महिला इतनी पीड़ित, प्रताड़ित, तो उनको लाखों डॉलर मिल जाता। सिर्फ लाखों डॉलर झूठे तौर पर हमें लेना है उन एनजीओ को। इसके कारण जानबूझ के बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान की महिलाएं शोषित है, हिंदुस्तान की महिलाएं प्रताड़ित है, हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ में अनाचार। अरे ये तो वो देश है जहां पर कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। और हम तो नारी को, मां को, पत्नी को हमसे ऊंचा दर्जा देते। आप क्या चाहते हो? उनकी टांग पकड़ के नीचे ला दिया जाए, बराबरी पे कर दिया जाए। और बराबरी का हश्र आप देख रहे हो, परिवार रोज टूट रहे, विखंडित हो रहे, खत्म हो रहे, कोई मर्यादा नहीं। मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी। यस, मेरा यह मानना है कि जब 80% इनकम टैक्स देने वाले पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कोई मंच नहीं है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हिंदुस्तान में हो सकता है 20% जो इनकम टैक्स दे रही है महिलाएं उनके लिए, लेकिन पुरुषों के विकास के लिए 80% इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनके पीछे भी तो महिलाओं का सहयोग है। घर नहीं, घर महिलाएं घर पे काम करे उसको, ये तो गृहस्थी का पहिया तो दोनों के द्वारा चल रहा है। इसमें कतई नहीं है कि पुरुष ही। देखिए ये किसने कह दिया कि महिलाएं ही सिर्फ त्याग करती है, महिलाएं ही सब भावुक होती है, महिलाएं ही सब कुछ करती है? ऐसा कतई नहीं है। जितना त्याग पुरुष करता है अपने परिवार के लिए, शायद हिंदुस्तान का पुरुष, शायद दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। और फिर देखिएगा आप, मैं आपको ये बता रहा हूं, जब हिंदुस्तान के अंदर महिला आयोग हो सकता है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि आप महिला कानूनों को बढ़ावा देते चले जा रहे, पुरुषों को अपमानित, प्रताड़ित, जेहलत सब कुछ करना पड़ रहा है। आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हमारे जस्ट बगल में जो देवास है, वहां पर एक सिविल जज के खिलाफ सिर्फ बारात ले गया वो बंदा और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बेचारे का कोई दोष नहीं, और झूठा दहेज का मुकदमा कायम हो गया। 2 साल की पीड़ा और प्रताड़ना के बाद उस सिविल जज की आप स्थिति देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिन के खिलाफ झूठे 498A के दर्ज हुए हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस से ग्रसित है, वो पुरुष जब चारों तरफ से, कानून से, पुलिस से, सभी दूर से प्रताड़ित हो जाता है तो वो सिवाय आत्महत्या करने के कुछ नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कुछ बयान जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह कहा है कि 498A दहेज का जो कानून है और डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कि घरेलू हिंसा कहा गया है, ये दोनों कानूनों के लिए उन्होंने एक नाम दिया है, इट्स अ लीगल टेररिज्म। ये एक कानूनी आतंकवाद है। और न सिर्फ ये कहा बल्कि इसके 25 कारण भी गिनाए। इन 25 कारणों के कारण इन दोनों जो कानून है इनको कानूनी घरेलू आतंकवाद की संज्ञा दी है। तो इस तरह के कानून बनाने से क्या फायदा? कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको लगता है कि पुरुष प्रताड़ित है जी, और महिलाएं पुरुषों को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी रूप से प्रताड़ित है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या माना जाता है कि पुरुष पत्थर का बना हुआ है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मर्द को दर्द कितना भी, हाँ, मर्द को दर्द नहीं, इसलिए उसको कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी करो। और पुरुषों के साथ में ये सच्चाई भी है। यदि पत्नी थाने पे चली जाती है तो वो रो लेता है घर में, लेकिन किसी के सामने नहीं बोलता कि मेरी बीवी ने, क्योंकि मेरी इज्जत चली जाएगी। अरे इज्जत से क्या लेना देना? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद भगवद गीता सांख्य योग 37वें अध्याय में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि तुम्हारी पत्नी घर छोड़ करके थाने पर चली गई है
तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, इसमें अगर तू हताहत होता है, मारा जाता है इस युद्ध में, तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तू जीत जाता है तो इस संसार का, इस सृष्टि का उपभोग करेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुंती पुत्र उठ और युद्ध के लिए रत हो जा, अपना पौरुष बल पैदा करो। मैंने कई पुरुषों को, बड़े बड़े अधिकारियों को रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए देखा है मेरे सामने कि साहब मेरे खिलाफ 498 भी हो गया, मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया, 125 मेंटेनेंस भी हो गया। मैं चारों तरफ से पत्नी, इंदौर के अंदर एक केस है, हाई प्रोफाइल केस है, जिसमें पत्नी ने अपने पति के खिलाफ 17 केस लगाए। ये इंतहा है। किस तरह के केस लगा? 17 केस लगाए। उसने 498 लगा लिया, उससे उसका जी नहीं भरा तो उसने घरेलू हिंसा लगा दिया, उससे जी नहीं भरा 125 के अंतर्गत लगा दिया उसको भरण पोषण के लिए, उससे जी नहीं भरा तो 107, 117 की 6 कार्रवाइयां करा दी शांति भंग की, और उससे जी नहीं भरा तो 324, 294, 506 मारपीट। वो बेचारा पति कोर्ट से परमिशन, पेरेंटल शेयरिंग एक्ट के अंतर्गत कोर्ट से परमिशन लेकर के अपनी 15 साल की बेटी और 9 साल के बेटे से मिलने के लिए जाता है, और वो घर तक पहुंचता है, उसको मार कूट के भेज दिया जाता है। और संबंधित थाने के, आप जानते हो पुलिस क्या है, पुलिस क्या है हिंदुस्तान की ना, 1858 के पुलिस एक्ट चल रहा है यहां पे। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद पुलिस एक्ट लागू किया गया हिंदुस्तान की जनता को प्रताड़ित करने के लिए। वही एक्ट आज तक लग रहा, उस कानून में कोई संविधान, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों बना हुआ है ये पुलिसिंग का मतलब होता है किसी की मदद करना। क्या आप ये उम्मीद कर सकते हो कि पुलिस किसी की मदद करेगी? कतई नहीं हिंदुस्तान में। एक और बात कही जाती है कि जितने लोग फंसते हैं 498 में जी, उसमें 95-96% लोग निर्दोष होते हैं। बिल्कुल। और जेल और पुलिस से, कोर्ट से छूट जाते हैं। जी जी, बराबर। तो केवल 4-5% लोग ही हैं जो 100% लोगों को परेशान। बिल्कुल सही है। और उन्हीं 4-5 लोगों को जबरदस्ती एनजीओ के द्वारा हाईलाइट करके, ये महिला एवं बाल विकास के द्वारा हाईलाइट करके, या ये जो महिला आयोग या जो भी इस तरह के ये जो बने हैं, इनके द्वारा जबरदस्ती हाईलाइट कर करके उन 95% पुरुषों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, और इस तरीके से इस पूरे परिवार को, पूरी परिवार संस्था को भारत की बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के परिवार भी विदेशी की तर्ज पे बर्बाद हो। हमें भी ये कहना पड़े कि ये बच्चा जो है, ये इसकी ये 5वीं मां है और ये 7वां बाप है। क्या ये स्वतंत्रता चाहते हैं आप भारत में? मैं तो कतई नहीं चाहता हूं कि इस तरह की स्वतंत्रता भारत के अंदर मिले। क्या मीडिया महिलाओं की समस्या को ज्यादा हाईलाइट करता है, पुरुषों की समस्या को नहीं करता? ये 100% सत्य है। जिस तरह से पुलिस जो है वो सिर्फ महिलाओं की सुनती है, कानून सिर्फ महिलाओं की सुनता है, समाज सिर्फ महिलाओं की सुनता है, सारी चीजें महिलाओं को सुनती है, उसी तरीके से आज आप पन्ना उठा करके देख लो, एक किसी पुरुष के खिलाफ झूठा दहेज का होगा तो इतनी लंबी चौड़ी वो होती है। आप ये देखिएगा कानून के अंदर भी क्या मजाक है। कोई स्त्री तथा कथित रूप से दहेज, कथित रूप से, कोई साबित नहीं हुआ, कथित रूप से दहेज प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लेती है तो पूरे 5 कॉलम की खबर उसके पूरे खानदान के फोटो सहित छाप दी जाती है। लेकिन कोई पुरुष यदि पत्नी से पीड़ित होकर के, प्रताड़ित होकर के आत्महत्या कर लेता है, सिंगल कॉलम खबर भी नहीं होती है। और बाद में यह आता है कि महिला ने आत्महत्या की इसलिए इन्वेस्टिगेशन किया गया, 304A लगा दी, 307 लगा दी, 302 लगा दी, सब लगा दी। लेकिन पुरुष प्रताड़ित होकर के उसकी पत्नी और पत्नी के परिवार वालों से प्रताड़ित होकर के जब मर जाता है तो आखिरी में खबर में लिखा जाता है कि मर्ग कायम किया और उसका खात्मा कर दिया। क्या केवल भारत में ही पति पीड़ित है? बिल्कुल 100%। सिर्फ भारत के अंदर, भारत बल्कि एशिया, ये हमारे पाकिस्तान में वैसे जनरली जो मुस्लिम कानून लागू होते हैं इसलिए वहाँ पत्नी या स्त्री इतना नहीं कर सकती। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और ये भारत, और सबसे ज़्यादा भारत के अंदर महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित कर रही है, अपमानित कर रही है और पीड़ित कर रही है। ये सत्य है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। सभी जो है इसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसकी जड़ में नहीं जा रहे हैं। आप देखिएगा 497 एक धारा है। यहां सबसे बड़ा हमारा गुनाह यह है कि हमारे यहां संविधान के अंदर कई चीजें कॉपी पेस्ट की गई। जैसे कंप्यूटर में हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते, कॉपी कर लेते, पेस्ट कर लेते। एक माननीय प्रधानमंत्री हमारे यहां पर बहुत अटल इरादा लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा था कि संविधान संशोधन नहीं, संविधान परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन। अरे 18वीं सदी में लंदन के अंदर क्या होता था, उन कानूनों को आज भी एज इट इज पालन किया जा रहा है। कोर्ट में भी वही कानून चल रहे हैं, पुलिस में भी वही कानून चल रहे हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट भी 18वीं सदी का है। तो क्या मायने उसके? हमारी भारतीय संस्कृति अलग है,
परिवेश अलग है, समाज अलग है, समाज की रचना अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी सारी चीजें अलग है, पूरी संस्कृति अलग है, तो हम विदेशी कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, कॉपी पेस्ट किया गया, उसका पालन क्यों क्या होना, आपकी राय में क्या होना चाहिए? मेरी राय में संविधान संशोधन नहीं, अब संविधान परिवर्तन। भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की अधोरचना, भारतीय समाज के परिवेश और भारतीय समाज की परंपराओं और जो भी हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, उसके अनुसार हमारा नया संविधान बनना चाहिए। और जिस दिन वो संविधान बन जाएगा, या जब जो स्वतंत्रता के पहले लागू होता था या स्वतंत्रता के समय लागू होता था, तो शायद ये परिवार विखंडन की जो चली आ रही है तेज गति, ये खत्म हो जाए। कैसे होगा ये काम? संविधान, क्योंकि सारे नेता हमारे महिलाओं के प्रति समर्पित ज्यादा हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, पुरुषों की तरफ ध्यान देने वाले कौन है? देखिए, एक भी सांसद ने खुलकर कहा कि 498A के तहत गलत मामले लग रहे हैं, इसके विरोध करना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, कोई एक सांसद ने आके नहीं कहा। देखिए, नेताओं से तो उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती है। सीधे शब्दों में मैं निश्चित तौर पे कहा जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, द्वापर में ही कहा है कि कलयुग में शिखंडियों का राज होगा। मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। आज जो राज आपको दिखा रहा है, आप शाश्वत, मतलब शिखंडी का मायने ये नहीं होता है, वैचारिक रूप से भी तो शिखंडी होता है आदमी, तो ये वैचारिक रूप से शिखंडियों का राज है, इनसे कोई उम्मीद नहीं। हाँ, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर बीच बीच में ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे पुरुषों को राहत मिलती है। और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जरूर कहते हैं कि नहीं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित कानून नहीं होना चाहिए। और वहीं जाकर के जब आदमी पूरी तरह से प्रताड़ित हो जाता है, 10 साल 12 साल 15 साल कोर्ट केस लड़ लेता है और उसके बाद जीतता है, उसका सब कुछ खो जाता है, लेकिन सिर्फ उसके पास में ये होता है कि मेरी। आपको क्या लगता है, क्या महिलाएं खुश होती होंगी तलाक होने के बाद? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये जो कथित रूप से थाने के ऊपर जो महिला परामर्श केंद्र बनाए गए हैं, ये भी, इनके भी कोई मायने नहीं है, ये भी बकवास है, क्योंकि इनमें भी वही लोग बैठे हुए हैं जो परिवार को विखंडित करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, स्त्री जब घर से जरा सी बात पे, सब्जी दाल तेल की बात से उग्र होकर के जब थाने, पहली बात तो भारतीय संस्कृति में किसी महिला को थाने तक जाने की पहले कोई परमिशन ही नहीं थी, क्योंकि पहले इस तरह के गंदे कानून नहीं थे, इस तरह की जबरदस्ती की तथाकथित स्वतंत्रता, तथाकथित स्वच्छंदता नहीं थी, इसलिए वो घर में, परिवार में, पंचायत में या समाज में मामले निपटा लिए जाते थे, किसी की बेइज्जती नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, नहीं रहना, अलग अलग हो जाते थे, है ना। लेकिन अब क्या होता है कि जब वो उग्र होकर के थाने पर पहुंचती है तो उन कथित महिला परामर्श केंद्र पर महिलाओं के द्वारा ही उकसाया जाता है कि तू तो ये बोल दे दहेज, तू, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, मैं भी जाता हूं कई बार था, तू तो बोल दे दहेज, तू तो बोल दे। उसमें सिर्फ ये होता है कि हिंदुस्तान के अंदर 50,000 करोड़ का एक व्यवसाय है जो कि अवैधानिक व्यवसाय है। उस व्यवसाय की वसूली का उस व्यवसाय के अंदर हिस्सेदारी है पुलिस की, वकीलों की, न्यायिक कर्मियों की, न्यायालय के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन न्यायालय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी भी, और तथाकथित छुटभैयन नेताओं की, वो है 498A और घरेलू हिंसा। पुलिस को सिर्फ इसमें इसलिए इंटरेस्ट आता है, इसलिए मजा आता है कि दहेज का अगर हो गया तो इसको और इसके पूरे खानदान को रात को 2 बजे जाके बंद कर देंगे और फिर बोलेंगे ला 10,000, ला 20,000, ला 50,000, वरना तेरे हड्डी पसली तोड़ देंगे। ये क्या है? ये 10,000 20,000 जो थाने पे लिए गए, इसकी कहीं कोई इनकम टैक्स देता है? इनका कोई कुछ करता है? 50,000 करोड़ का ये धंधा है, इलीगल धंधा है, अवैधानिक धंधा है। इसलिए पुलिस क्यों चाहेगी कि यह धंधा बंद हो? वकील क्यों चाहेंगे यह धंधा बंद हो? तथाकथित समाज सेवक क्यों चाहेंगे यह धंधा बंद हो? और छुटभैयन नेता क्यों चाहेंगे यह धंधा बंद हो? आपकी देखिए, जब भी पति पत्नी का विवाद होता है, कोई भी सफेद पोस्ट होकर, चलिए मैं थाने पे शेड करा देता हूं, ला देना 10,000, अभी टीआई साहब से ये हो रहा है, सबको पता है, लेकिन किसी में साहस नहीं बोलने की, किसी में साहस नहीं। तो कौन चाहेगा इस देश में कि इस 50,000 करोड़ प्रतिवर्ष के अवैध धंधे पर रोक लगाई जाए? सिर्फ हमें उम्मीद है तो माननीय न्यायालय से, और दूसरा हमारी गुजारिश है मीडिया से, भारतीय मीडिया से, कि मीडिया भी कम से कम पुरुष की प्रताड़ना को भी हाईलाइट करें। पुरुष वाकई प्रताड़ित है। मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि मीडिया के कई संपादकों के ऊपर भी लगी हुई है, मीडिया के कई पत्रकारों के ऊपर भी 498 लगी हुई है। मेरे पास में इंदौर में कम से कम 10-12 ऐसे लोगों की लाइन है मेरे पास में, जिसमें रिपोर्टर हैं, आपके कैमरामैन हैं, आपके फोटोग्राफर हैं और आपके संपादक तक हैं, उनके ऊपर 2-2 बार लगी हुई है 498 की। तो इसमें कहीं कोई भी एक छोटे से मजदूर से लेकर के आईएएस अफसर, भोपाल के ही एक आईएएस अफसर हैं जिनका अखबारों में छपा, उनकी पत्नी गाहे बगाहे जो है आवेदन देती रहती है डीजीपी को कि मेरे पति ने यह सताया मेरा था। आईपीएस अफसर है, आईपीएस अफसर एडिशनल डीजीपी की रैंक है,
आप सोचिए वो व्यक्ति कैसे जी रहा होगा, इतना बड़ा अधिकारी, लेकिन उसके खिलाफ झूठी आवेदन दिए जा रहे हैं। कई बार अखबारों में भी छप चुका है। चूंकि बहुत माननीय है इसलिए मैं नामों का जिक्र कहीं भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्या ऐसी महिला स्वतंत्रता आप चाहते हैं? क्या इस तरह के कानून आप चाहते हैं कि जहां पति पत्नी के बीच में भी व्यापार घुस जाए, कानून घुस जाए, समाज घुस जाए, कारपोरेट कंपनियां घुस जाए और उसको तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे? मैं तो कभी नहीं चाहता। वैसे भी गालिब ने कहा है कि ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वैसे ही आदमी पूरा जीवन अपना जो है समर्पित कर देता है, पूरे जीवन होम कर देता है अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के बदले। उसके बदले में ये सिला मिलता है उसको, जिसमें उसको कहीं जेल देखना पड़ती है, कहीं उसको थाने के चक्कर काटना पड़ते हैं, कहीं जगह जगह उसको जा जा करके एक्सप्लेनेशन देना पड़ते हैं। हम कतई नहीं चाहते कि इस तरह के गंदे कानून बने और इस तरह से पुरुषों को प्रताड़ित किया जाए, पुरुषों को अपमानित किया जाए, पुरुषों को पीड़ित किया जाए और इस समाज, हिंदुस्तान की सामाजिक रचना, परिवार नाम की संस्था को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया जाए और वेस्टर्न कल्चर जैसा इसको तथाकथित रूप से इट्स माई लाइफ, इंडिविजुअल लिबर्टी यहां तक लाके इसको खत्म कर दिया। दशोरा जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने हमसे बहुत सी बातें की जी। आपकी कुछ बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं, कुछ बातों से नहीं भी रखते हैं, जी। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह महिलाओं की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण है, उसी तरह पुरुषों के अधिकार और परिवार इकाई भी महत्वपूर्ण है। जितनी देर में ये कार्यक्रम चला उतनी देर में इस देश में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में कहीं न कहीं हुई होगी, लेकिन इतनी ही देर में इस देश में 2 विवाहित पुरुषों ने आत्महत्या की होगी। इससे इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना।